तो बच्चों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डीओई की तरफ से प्रोवाइड किए गए क्लास 9th के लिए साइंस के एनुअल प्रैक्टिस पेपर को। ठीक है, ध्यान से देख लो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में, तो ध्यान से देखकर प्रैक्टिस कर लो। ज़्यादा तैयारी के लिए कमेंट को आप चेक कर लो। ठीक है, सिंपल पेपर लास्ट ईयर का भी मिल जाएगा। ठीक है, और जो आपने मिड टर्म पेपर दिया है दोनों शिफ्ट का मिल जाएगा। मॉर्निंग एंड इवनिंग का देखकर प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मॉर्निंग एंड इवनिंग मिड टर्म पेपर और लास्ट ईयर के एनुअल पेपर को देखने के लिए कमेंट को चेक करो, अपलोड है, देखकर प्रैक्टिस कर सकते हो तो कर लेना। ठीक है, सीधा आ जाओ क्वेश्चन पर। सेक्शन ए, खंड आ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विसरण की दर अधिकतम होगी। सेम पैटर्न ऐसे ही होगा पेपर में, ध्यान रखना। तो जो विसरण की दर है किसमें अधिकतम का मतलब ज़्यादा होगी? ठोस में, द्रव में, ठोस में, ए और बी दोनों, या फिर गैस में। तो फर्स्ट में आपका डी ऑप्शन राइट है, गैस में, यानी गैसेस। ठीक है, अगला क्वेश्चन 2, सामान्य स्थिति में जल को गर्म करके जो अधिकतम तापमान प्राप्त किया जा सकता है वह है 100 डिग्री सेल्सियस, 120 यानी 120, 0 डिग्री, या फिर 120 से अधिक, 120 से अधिक। तो यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस राइट है, ए ऑप्शन राइट है। अगला, सोडियम तत्व का सही प्रतीक है NaSaNaS। तो N के साथ स्मॉल a होता है, यहाँ पर कैपिटल दिया है, गलती मत कर देना, ए ऑप्शन राइट है। ठीक है, अगला, क्वेश्चन 4, सोडियम क्लोराइड में मौजूद आवेशित कण हैं। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट है, सोडियम पर धन आवेश और क्लोराइड पर ऋण आवेश होगा, तो डी ऑप्शन राइट होगा। धन आवेशित सोडियम आयन और ऋण आवेशित क्लोराइड आयन, डी ऑप्शन। ठीक है, अगला, अपरमाणु कण और उनका सही निरूपण है। तो यहाँ पर सेकंड भी राइट है और फोर्थ भी राइट है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? सी। तो सी पर लगाओगे, सेकंड और फोर्थ, ये राइट है, सेकंड और फोर्थ। ठीक है, ये राइट है। क्लियर है? अगला, सिक्स, परमाणु संख्या 14 वाले परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो अगर हम, कितना है परमाणु संख्या 14, अगर इसको हम KLMN में कन्वर्ट करेंगे तो फर्स्ट में 2 आते हैं, सेकंड में 8, तो 8 2 10 हो गया। ठीक है, तो बच कितना रहा है? 14 में से 10 निकाल दो, 4, तो अगले में आएगा 4, तो 4 आएगा। ठीक है ना, कितना आएगा? 4, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला, सामान्यतः पादप कोशिका का केंद्रक कोशिका के केंद्र में स्थित नहीं होने का कारण होता है बड़े आकार की रसधानियाँ, कोशिका में अपर्याप्त स्थान, छोटे आकार की रसधानियाँ, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट होगा, बड़े आकार की रसधानियाँ। ठीक है, बड़े आकार की रसधानियाँ।
इंग्लिश में फर्स्ट ऑप्शन लगा दो ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन 8, जैंथियम और पार्थेनियम उदाहरण है कीटनाशक का, रोग का, रोगजनक का या फिर खरपतवार का। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है, खरपतवार का, वीड्स। ओके, अगला कौन सा संयोजी ऊतक नहीं है? रक्त, उपास्थि, चिकनी पेशी, अस्थि। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है, चिकनी पेशी। अगला, ध्वनि तरंग की चाल वी होती है, तरंग दैर्ध्य इसको हम लैम्डा बोलते हैं, और आवृत्ति के बीच संबंध है। यानी कह रहा है कि चाल, तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति के बीच कौन सा संबंध है, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो संबंध उसका फॉर्मूला होता है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चाल बराबर तरंग दैर्ध्य गुणे आवृत्ति। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन 11, पशुपालन किसके लिए किया जाता है? दुग्ध उत्पादन में वृद्धि, मांस उत्पादन में वृद्धि, कृषि कार्य या फिर अंडा उत्पादन में। तो ये तो गलत है, फर्स्ट भी राइट है, सेकंड भी राइट है, थर्ड भी राइट है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ए। ठीक है, अगला 12, स्वर यानी नोट हैं। एकल आवृत्ति की ध्वनि, कई आवृत्ति के मिश्रण की ध्वनि, दो आवृत्ति की ध्वनि या फिर सुनने में अप्रिय। क्वेश्चन नंबर 12 में बी ऑप्शन राइट है, कई आवृत्ति के मिश्रण की ध्वनि, ऑप्शन नंबर बी राइट है। क्वेश्चन 13, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम व्याख्या नहीं करता। किसकी व्याख्या नहीं करता? वह बल जो हमें पृथ्वी से बांधता खींचता है, इसकी व्याख्या करता है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, इसकी व्याख्या करता है। चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार, इसकी व्याख्या करता है। ज्वालामुखी उद्भेदन, इसकी व्याख्या नहीं करता। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो गया? डी। ठीक है, कौन सा ऑप्शन लगाओगे? डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 14, अंतराकोशिकीय स्थान उपस्थित होता है कहाँ पर? तो यहाँ पर आपका पैरेन्काइमा, ए ऑप्शन राइट है, यहीं पर होता है ये पैरेन्काइमा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में ए ऑप्शन राइट है। अगला 15, जो एक त्वरित गति नहीं है, एक समान वेग, स्थिर वेग, ए और बी दोनों वर्तुल गति। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा बना? ए और बी दोनों, सी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, सी ऑप्शन राइट होगा। क्लियर है? अगला एक छात्र ने एक प्याज को पानी में आंशिक रूप से डुबा कर रखा। कुछ दिनों के बाद उसने जड़ों को देखा जो आकार में बढ़ रही थी। इन जड़ों के शीर्ष पर उपस्थित ऊतक है, कौन सा है? शीर्षस्थ, अंतर्वृष्ट, पार्श्व या फिर ए और बी दोनों। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है, शीर्षस्थ विभोज्योतक। ठीक है ना? क्लियर है? अगला क्वेश्चन नंबर 17 से 20 कारण और अभिकथन वाले क्वेश्चन हैं। ए बी सी डी में हमको आंसर देना है। अगर ए आर यानी दोनों लाइनें सही हैं, दूसरी लाइन मतलब रीज़न मतलब कारण, ऊपर वाली लाइन यानी अभिकथन की व्याख्या करेगा, तो ए लगाएंगे। दोनों लाइन सही हों
दूसरी लाइन पहली लाइन की व्याख्या ना करें तो बी लगाते हैं। अगर पहली लाइन सही हो दूसरी लाइन गलत हो तो सी लगाते हैं। अगर पहली लाइन गलत है तो डी लगा दो, दूसरी लाइन पढ़ो ही मत। फिर से देखो, दोनों लाइन सही हो दूसरी लाइन पहली लाइन की व्याख्या करे तो ए लगाओगे, दोनों लाइन सही हो दूसरी लाइन पहली लाइन की व्याख्या ना करे तो बी लगाओगे। अगर पहली लाइन सही है दूसरी गलत है तो सी लगाओगे, अगर पहली ही गलत है तो डी लगाओगे। ठीक है, अब देखो ध्यान से क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, अभिकथन। जब प्रकाश की किरण एक क्लोराइड विलयन से गुजरती है तो टिंडल प्रभाव देखा जा सकता है। बिल्कुल सही बात है, देखा जा सकता है। कारण आर कह रहा है कि क्लोराइड विलयन के कण बहुत छोटे होते हैं लेकिन वे आसानी से प्रकाश की किरण को फैला सकते हैं। ये भी सही बात है, और किरण को फैला सकते हैं ना, इसी कारण उसे देखा जा सकता है टिंडल प्रभाव को। तो मतलब दूसरी लाइन पहली लाइन की व्याख्या भी कर रही है, तो क्या लगा दोगे? ए। ठीक है, अगला ए क्वेश्चन नंबर 18, लाइसोसोम को कोशिका के सफाई तंत्र यानी क्लीनर के रूप में भी जाना जाता है। बिल्कुल सही बात है। आर, लाइसोसोम में मौजूद शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम सभी कार्बनिक पदार्थों को तोड़ सकने में सक्षम है। ये भी सही है, और ये तोड़ सकने में सक्षम है इसीलिए क्लीनर के रूप में भी जाना जाता है। तो इसमें भी दोनों लाइनें सही हैं, दोनों स्टेटमेंट, और दूसरा स्टेटमेंट पहले स्टेटमेंट की व्याख्या कर रहा है यानी कारण है, तो ए यहाँ पर भी होगा। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 19 ए, एक तेज कुल्हाड़ी आसानी से काटती है। बिल्कुल सही बात, तेज है तो काटेगी ही। फिर आर कह रहा है प्रणोद का प्रभाव उस क्षेत्र पर निर्भर करता है जिस पर वह कार्य करता है। बिल्कुल सही बात, और जब वो कार्य करेगा उसी क्षेत्र पर तो आसानी से काटेगी ना। दोनों बात है, तो ये भी इसका एक्सप्लेन कर रहा है, दोनों स्टेटमेंट हैं राइट, और दूसरा स्टेटमेंट पहले स्टेटमेंट की व्याख्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, तो यहाँ पर भी ए होगा। अगला 20 ए, खरपतवार फसल के लिए हानिकारक है। आर, खेत में अवांछित, ये बिल्कुल सही बात है, खरपतवार फसल के लिए क्या होते हैं? हानिकारक होते हैं, क्योंकि वो पोषण जो उनको मिलता है फसलों को वो खरपतवार ही खींच लेते हैं, तो हानिकारक हैं। ये कह रहा है खेत में अवांछित पौधा फसल के साथ पोषक तत्व के लिए प्रतिस्पर्धा करता है। तो बिल्कुल सही बात है, फालतू के जो पौधे उगेंगे खरपतवार तो सीधी सी बात है वो फसलों को जो पोषण तत्व मिलेगा ना उसको वो भी खींच लेते हैं। तो दोनों बात सही है, और इसीलिए खरपतवार हानिकारक हैं। तो मतलब इसमें भी दोनों स्टेटमेंट सही हैं। दूसरा स्टेटमेंट पहले स्टेटमेंट की व्याख्या कर रहा है, तो यहाँ पर भी ए लगा देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान परख नली में तापमान बढ़कर 303 के यानी केल्विन हो गया। अब दो क्वेश्चन है ए बी। पहला कह रहा है इस तापमान को डिग्री सेल्सियस स्केल में बदलें। तो पता है आपको कि अगर के में है हमें डिग्री सेल्सियस में बदलना है, तो ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादातर बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि 273 प्लस करें या 273 माइनस करें। तो आपको एक बात ध्यान रखना है, अगर मान लो क्वेश्चन में नंबर के में है, किस में है? के में है, मतलब केल्विन में है, आपको डिग्री सेल्सियस में बदलना है, डिग्री सेल्सियस में बदलना है। तो ABCD अपने दिमाग में सोचो, आप मान लो के पर हो, कहाँ पर हो? के पर, आपको सी पर पहुँचना है, तो उल्टा आओगे तो सी मिलेगा, तो मतलब आपको माइनस करना है। अगर आप सी पर हो यानी कि क्वेश्चन डिग्री सेल्सियस में है, आपको के में बदलना है, तो सीधा बढ़ोगे तो के मिल जाएगा, यानी प्लस करना है। तो मतलब अगर केल्विन में है सेल्सियस में बदलना है तो उल्टा आओगे, माइनस करोगे 273। अगर क्वेश्चन में नंबर सेल्सियस में है केल्विन में कन्वर्ट करना है तो प्लस करोगे 273। ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो क्वेश्चन नंबर ए, इस तापमान को डिग्री सेल्सियस स्केल में बदलें। कितना है? 303, 303, और सी पर जाएगा तो मतलब माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, कितना आएगा? 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एक आंसर हो गया। अगला बी, इस तापमान पर पानी की भौतिक अवस्था क्या होगी? द्रव। क्या होगी? द्रव अवस्था। ठीक है, क्लियर। अगला देखो,
सॉल्यूशन देख लो एक बार। ये आंसर नंबर 21 का एक आंसर है और ये बी का आंसर है, ठीक है। ए एंड बी 21 का ऐसे लिख लो। अगला देखो क्वेश्चन 22। क्वेश्चन नंबर 22 ए, एक छात्र एक परमाणु जिसकी परमाणु संख्या 16 है का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार लिखता है 6 2 8। तो कह रहा है क्या ये सही है, स्पष्ट कीजिए। तो ध्यान से देखो 22 का ए वाला आंसर। आंसर नंबर 22 का ए, परमाणु संख्या 16 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 6 2 8 सही नहीं है, क्योंकि परमाणु संख्या 16 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के LMN में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो 2 8 6 होगा, ठीक है। ये एक आंसर है। कैसे हुआ देखो, 16 दे रखा है, पहला होता है के कोस, इसमें हम 2 रख सकते हैं। दूसरा होता है L, इसमें हम 8 रख सकते हैं, 8 रख दिया। तीसरा होता है M। अब ध्यान से देखो M, तो 8 2 10 हो चुका है, 16 में से कितना बच रहा है 6, इसमें 6 आएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में इस प्रकार हम इसको अलग अलग कोस में रखते हैं। तो ये वाला गलत है, ये रखा जाएगा, ठीक है। तो ऐसे लिख लो, एक आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो बी वाला पार्ट कह रहा है कि एक परमाणु के L कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। बी में कह रहा है एक परमाणु के L कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। सॉल्यूशन देखो, बी में लिखोगे परमाणु के L कोष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो के में 2 आया है, L में 8, ठीक है। तो कितने आ जाएंगे 8। ये 22 का ए एंड बी का आंसर है, ओके। स्क्रीनशॉट ले लो। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 23। दिए गए चित्र में एक कोशिकांग दिखाया गया है जिसे जो सीधे केंद्रक से जुड़ा होता है। 2 क्वेश्चन इसमें भी है। ए, इस कोशिकांग और कण आर की पहचान कीजिए जो इस कोशिकांग से जुड़ा हुआ है। बी कह रहा है कि आर का मुख्य कार्य लिखिए, ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हो, ठीक है। ये डायग्राम है। तो 23 का आंसर देख लो, ठीक है। ए एंड बी दोनों का एक साथ। तो यहाँ पर हमको पहचान करना था, तो लिखेंगे ए में कोशिकांग अंतर्द्रवी जालिका है तथा आर क्या है, राइबोसोम है, ठीक है। एक आंसर हो गया। ए में 2 क्वेश्चन किए थे, कोशिकांग का नाम अंतर्द्रवी जालिका और आर का नाम राइबोसोम है। बी में लिखोगे आंसर बी में राइबोसोम का मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण होता है, ठीक है ना। यानी पूछ रहा है आर का मुख्य कार्य, तो आर क्या है, राइबोसोम, तो राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है, प्रोटीन संश्लेषण करना, ओके। ये 23 का एक आंसर हो गया और ये बी का आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, जहाँ पर डाउट होगा तुरंत बताना। क्वेश्चन नंबर 24। 10 मीटर के वृत्ताकार पथ पर चलते समय 15 चक्कर पूरा करने के बाद वस्तु की दूरी और विस्थापन क्या होगा, ठीक है। ये वृत्ताकार पथ है, 15 चक्कर लगा रहा है, तो क्या पूछ रहा है, 10 मीटर का ये पूरा पथ है, 15 चक्कर लगा है, टोटल दूरी और विस्थापन। तो देखो ध्यान से इसका सॉल्यूशन, आंसर नंबर 24। आंसर नंबर 24 देखो, ये वृत्ताकार पथ है, टोटल दूरी इसकी दे रखा है 10 और कितने चक्कर इस पे लगा रहा है, 15, यानी 15 बार ऐसे वो पूरा घूम रहा है। तो हम वस्तु की दूरी निकालेंगे तो 15 × 10 कर लेंगे, 10 है और 15 चक्कर लगा रहा है, तो 10 × 15 यानी 15 × 10 कितना आ जाएगा, 150 मीटर दूरी आ गई टोटल 15 चक्कर में। विस्थापन अगर मान लो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है फिर यहीं पहुँच रहा है, तो विस्थापन तो 0 हो रहा है ना इसका, तो वस्तु का विस्थापन क्या हो जाएगा, 0 मीटर, ठीक है। तो वस्तु की दूरी 150 मीटर हो जाएगी और वस्तु का विस्थापन 0 मीटर हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 25। गर्मी के मौसम में पानी में रखने के लिए आप निम्नलिखित में से किसका उपयोग करेंगे और क्यों करेंगे। ग्लास पॉट या फिर क्ले पॉट, मिट्टी का बर्तन है, ठीक है ना, तो मिट्टी का बर्तन ही होगा। सॉल्यूशन देखो कैसे लिखोगे और क्यों, कह रहा कि किसका उपयोग करोगे और करोगे तो क्यों करोगे। आंसर देखो, आंसर नंबर 25। गर्मी के मौसम में हम पानी रखने के लिए मिट्टी के बर्तन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि मिट्टी के बर्तन में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसमें पानी धीरे धीरे रिसता है, जो वाष्पित होता है, जिसके कारण
बर्तन के आसपास का तापमान कम होता है और उसका पानी यानी बर्तन में जो रखा होता है पानी ठंडा रहता है, यानी जल ठंडा रहता है। ये पूरा आंसर नंबर 25 है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 26। जहाँ पर डाउट होगा तुरंत बता देना। क्वेश्चन नंबर 26। 35 किलोग्राम द्रव्यमान की एक लड़की 10 सेकंड में 12 सीढ़ियाँ चढ़ती है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। जी का मान दिया है 10, ठीक है ना। इस प्रकार सीढ़ी चढ़ रही है, ठीक है ना। 12 सीढ़ियाँ चढ़ रही है और सीढ़ी की ऊंचाई कितनी है, प्रत्येक यानी हर एक सीढ़ी की ऊंचाई कितनी है, 20 है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना। सॉल्यूशन देखो, आंसर नंबर 26 दिया है। द्रव्यमान m 35 किलोग्राम, समय t 10 सेकेंड, कुल ऊंचाई तो एक सीढ़ी कितने की है, 20 मीटर की ऊंचाई की है, ऐसे 12 है तो 20 × 12 हम कर सकते हैं, ठीक है। कितना आ जाएगा, 240 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 100 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 2.4 मीटर। जी क्वेश्चन में दिया है 10, ठीक है। पहले कार्य निकाल लेंगे, कार्य बराबर mgh। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू रखो, m 35, g 10, h 2.4 निकाल चुके हो, ठीक है ना। कितना आ गया, 840 जूल गुणा करने पर, ठीक है ना, गुणा कर लेना। शक्ति बोल रहा है तो शक्ति निकालेंगे, कार्य बटे समय इसका फॉर्मूला है। कार्य कितना है आपका 840 और समय कितना है क्वेश्चन में 10 दिया है, ठीक है, 10 सेकेंड। इसकी वैल्यू रखो, 0 0 कट गया, 84 बचा, 84 वाट, ठीक है ना। आंसर नंबर 26 हो गया। क्लियर। अगला देखो, जहाँ पर डाउट होगा बताना। 26 का अथवा बल द्वारा किया गया कार्य या तो ऋणात्मक या फिर धनात्मक हो सकता है। प्रत्येक स्थिति का एक उदाहरण दीजिए, मतलब माइनस होने का, प्लस होने का, दोनों। ऋणात्मक धनात्मक होने का एक एक एग्जाम्पल देना है। सॉल्यूशन देखो, आंसर नंबर 26 का अथवा ऋणात्मक कार्य के उदाहरण। पहला, कुएं से बिना घिरनी की सहायता से रस्सी से पानी की बाल्टी खींचना। दूसरा है घर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य। फिलहाल क्वेश्चन में एक ही उदाहरण देना है, बट दोनों लिख लो, याद कर लेना, ठीक है। धनात्मक कार्य के उदाहरण कौन कौन से हैं। पहला, इंजन द्वारा ट्रेन को खींचना। दूसरा, घोड़े द्वारा रथ को खींचना, ठीक है। ये धनात्मक का उदाहरण है। ये दोनों ऋणात्मक के उदाहरण हैं और ये धनात्मक के, ठीक है। आंसर नंबर 26 का अथवा कंप्लीट है। अगला देखो, तो देखो ध्यान से, सेक्शन सी, क्वेश्चन नंबर 27। 27 में ए, समस्थानिक संभारिक से किस प्रकार भिन्न होते हैं। तो सबसे पहले एक आंसर देखो 27 का ए। आंसर नंबर 27 का ए, समस्थानिक के परमाणु क्रमांक यानी परमाणु संख्या समान होते हैं और द्रव्यमान संख्या अलग अलग, जबकि संभारिक में इसके बिल्कुल उल्टा होता है, ठीक है। ये आपका एक आंसर है। अगला, बी, समस्थानिकों के 3 अनुप्रयोग लिखिए। आंसर देखो, बी का आंसर, पहला उपयोग विद्युत उत्पादन में, दूसरा उपयोग विस्फोटक तैयार करने में, तीसरा चट्टानों की आयु का पता लगाने में, चौथा घेंघा रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग होता है। तो कोई 3 लिख लेना इसमें से, ठीक है ना। मैंने 4 लिखा है, तो 27 में ये ए का आंसर और ये बी का आंसर है, ठीक है, कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन नंबर 28 का ए, जंतुओं में कोशिका के पास किन किन गैसों का आदान प्रदान होता है। आंसर देखो, आंसर नंबर 28 का ए, ऑक्सीजन O2 और कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है। ये ब्रैकेट में कर लेना, ये 2 गैसें होती हैं, ठीक है, इनका आदान प्रदान होता है। चाहो तो पूरी लाइन बना लेना,
ठीक है, या सेम ऐसे ही लिख लो। एक आंसर हो गया। अगला 28 का बी, कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहा जाता है? आंसर देखो, आंसर नंबर 28 का बी, आंसर नंबर 28 का बी, कोशिका सभी जीवों की मूल इकाई होती है। इसकी रचना अनेक कोशिकाओं के द्वारा होती है। कोशिकाओं की आकृति और आकार उनके विशेष कार्यों के अनुरूप होते हैं। कोशिकांगों के कारण ही कोई कोशिका जीवित रहती है और अपना सभी कार्य करती है। इसीलिए कोशिका को जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं। ठीक है, तो ये 28 का ए का आंसर है और ये 28 का बी का आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 29, तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाई का नाम लिखिए, इसका नामांकित चित्र भी बनाइए। आंसर देखो पहले इसका, आंसर नंबर 29, तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाई का नाम न्यूरॉन यानी कि तंत्रिका कोशिका है और ये इसका चित्र है। ओके, इस प्रकार बना लेना। ओके, आंसर नंबर 29। अगला 29 का अथवा, रक्त को संयोजी ऊतक क्यों कहते हैं? इसके घटक क्या हैं? अथवा का आंसर देखो, आंसर नंबर 29 का अथवा, रक्त गैसों, शरीर के पचे हुए भोजन, हार्मोन और उत्सर्जी पदार्थों को शरीर के विभिन्न भागों में संवहन तथा विभिन्न ऊतकों और अंगों के संयोजन का काम करता है, इसलिए इसे संयोजी ऊतक कहते हैं। फिर रक्त के प्रमुख घटक, प्लाज्मा, लाल रक्त कोशिकाएं जिसको बोलते हैं आरबीसी, श्वेत रक्त कोशिकाएं जिसको बोलते हैं डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स रक्त के प्रमुख घटक हैं। 2 क्वेश्चन इसमें किए गए थे, ये दोनों ऐसे लिखना आपको। ठीक है ना, अथवा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 30, एक बाइक विरामावस्था से चलकर 3 मिनट में 36 किलोमीटर प्रति घंटा का एक समान वेग प्राप्त कर लेती है। परिकलित कीजिए। पहला त्वरण ए निकालना है, दूसरा इस वेग को प्राप्त करने तक बाइक द्वारा तय की गई दूरी एस निकालना है। समय दिया है और वेग दिया है। ठीक है, आंसर देखो, आंसर 30 दिया है प्रारंभिक वेग u 0। क्यों? क्योंकि विरामावस्था से चल रही है तो प्रारंभिक वेग 0 होगा। अंतिम वेग 36 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 से हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 18 एकम 18, 18 दूना 36, मतलब क्या बचा, 2 गुणे 5 यानी 10 आ जाएगा। ठीक है, किलोमीटर को हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया है। त्वरण ए क्वेश्चन मार्क है, समय टी दिया 3 मिनट, इसको भी हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 180 सेकंड। ठीक है, दूरी एस बराबर क्वेश्चन मार्क है। सबसे पहले हम v बराबर u प्लस 80 रखेंगे तो a आ जाएगा। तो v कितना v आपका, ध्यान से देखो, v आपका है 10 मीटर पर सेकंड, ये निकाले हो। ठीक है, बराबर u कितना आपका 0 रख दिया, a कितना आपका पता नहीं है, t कितना आपका 180 सेकंड रख दिया इसकी वैल्यू। ठीक है, ऊपर से अब 10 है, 0 कोई मतलब नहीं है, 180 का a से मल्टीप्लाई करो तो 180 a, तो a बराबर 180 इधर बटे में आ जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ऊपर 1 बचा, नीचे 18, मतलब a बराबर आ गया 1/18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा त्वरण a। ठीक है, अब हमको s निकालना है, तो
एस का फॉर्मूला यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। यू कितना है 0, टी 180, 1/2 ए 1/18 निकाल चुके हो, टी 180 डबल टाइम स्क्वायर लगा दो, डबल टाइम लिख दो, ठीक है। 0 का 180 करो 0 हो गया। इधर देखो 18 से 180 में कट करोगे कितने पे आएगा 10 पर आएगा, 2 से कट करो 2 एकम 2, 2 पंचे 10, बचा क्या 5 और 180 लिख लिया, गुणा करोगे 900 मीटर आ जाएगा, ठीक है ना। ये तो आंसर 30 है। वैल्यू का ध्यान रखना, फॉर्मूला ध्यान रखना, रखकर सोल्व कर लेना। ओके, अगला अथवा वाला क्वेश्चन। एक बस गंतव्य स्थान ए से बी तक 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करती है और फिर वापस ए पर 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौटती है। मतलब ए पर है, बी पर पहुंची 36 किलोमीटर की चाल से और फिर बी से वापस आ गई ए पर 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो परिकलित कीजिए। पहला बस की औसत चाल, दूसरा बस द्वारा तय की गई दूरी। यदि बस तय की गई दूरी 3 घंटे में पूरा करती है तो समय यहाँ पर 3 घंटे दिया गया है। तीसरा बस का विस्थापन। 3 चीज़ें हमें निकालनी है। तो सबसे पहले फर्स्ट का आंसर देखो, बस की औसत चाल, आंसर नंबर 30 का अथवा। अब देखो ए से बी तक पहुंची तो हमने मान लिया दूरी कितना है x, फिर से बी से ए पर वापस आ गई, इसको भी हमने x मान लिया, ठीक है। कुछ भी मान लो x y, आपकी मर्जी है। तो दोनों स्थिति में समय दूरी बटे चाल होता है। तो दूरी x है पहली स्थिति में और कितना टाइम लग रहा है, चाल कितनी है 36, और दूसरे कंडीशन में दूरी तो हमने x माना है, x लिख दिया, और बटे चाल कितनी है 72। क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है, लिख दिया। तो हमें पता है औसत चाल बराबर फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटे कुल समय, ठीक है। ये चीज़ दिमाग में रखना। कुल दूरी, ध्यान से देखो, कुल दूरी x 2 बार तो x प्लस x लिख लिया। कुल समय x बटे 36 एक बार, दूसरी बार लौटने पर x बटे 72 लिख लिया, ठीक है, प्लस कर लिया। आगे देखो ध्यान से, यहाँ पर ऊपर x 2x हो गया। अब इसको देखो ध्यान से, ये भिन्नों का जमा है। 36 और 72 का एलसीएम निकाल लेना, कितना आ जाएगा 72, कितना आएगा 72। अब 36 के पहाड़े में 72 कितने पे आता है 2 पर, तो 36 के पहाड़े में 72 2 पे आ रहा है, तो ऊपर वाले नंबर यानी इस x में 2 से गुणा होगा 2x हो जाएगा, प्लस पे प्लस। अब इस 72 के पहाड़े में ये 72 कितने पे आ रहा है 1 पर, तो ऊपर वाले इस नंबर में 1 से गुणा होगा तो x ही आएगा। तो यहाँ पर वही लिख लिया गया 2x प्लस x बटे में 72, ये भिन्नों का जमा किया गया एलसीएम निकाल कर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, ऊपर का 2x लिख लिया गया, नीचे 2x में 1x मिलेगा 3x बटे 72 सेम लिख लिया गया। अब आगे देखो, यहाँ पर 2x ऊपर का सेम है, ये 3x बटे 72 है। तो यहाँ पर एक रूल होता है, देखो 2x है, ये जो बटा है गुणे में जाएगा, ये नंबर पलट जाता है, 72 ऊपर हो जाएगा 3x नीचे, तो सेम कंडीशन यहाँ पर वही लगा दी गई है, ठीक है। अब देखो x से x कट गया, 3 से कट करो 3 एकम 3, 72 को कितना आ जाएगा 24, 3 दूना 6, 3 चौक 12, तो 2 बचा और 24 बचा, तो 2 गुणे 24 इसका गुणा कर लो, कितना आ जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पर इस प्रकार अभी एक आंसर निकाला गया अथवा का फर्स्ट। सेकंड देखो, सेकंड क्या करा है इसमें, सेकंड करा बस द्वारा तय की गई दूरी। यदि बस तय दूरी को 3 घंटे में पूरा करती है, समय दे दिया गया 3 घंटे और दूरी पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, सेकंड में दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो हमको पता है चाल 48 हमने निकाल लिया है और समय कह रहा 3 घंटे, तो हम यहाँ पर निकाले थे, ठीक है। चाल और समय 3 घंटे क्वेश्चन में दिया है, तो चाल गुणे समय 48 गुणे 3 कितना आ जाएगा 144 किलोमीटर, ठीक है। अगला थर्ड में कह रहा है कि बस का विस्थापन देखो ध्यान से। तो यहाँ पर थर्ड में विस्थापन 0 होगा। कैसे, ए से बस बी पर पहुँची और फिर से
बी से कहाँ पहुँच गई, ए पर, तो विस्थापन 0 आ गया ना, वहीं पर पहुँच गई, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अथवा में फिर से देख लो, अथवा में 3 क्वेश्चन किए गए थे 30 के अथवा में, ये फर्स्ट का आंसर, सेकेंड का और ये थर्ड का। क्लियर है। अगला क्वेश्चन नंबर 31, मंगल का द्रव्यमान 6.42 इंटू 10⁻23 किलोग्राम है और उसके एक चंद्रमा का 1.08 इंटू 10⁻15 किलोग्राम है। यदि मंगल और उसके चंद्रमा के बीच की दूरी 1.01 इंटू 10⁵ किलोमीटर है तो मंगल द्वारा चंद्रमा पर लगाए गए बल की गणना कीजिए। अब यहाँ पर हमें कैपिटल जी दे रखा है, इसकी वैल्यू कितना दे रखा है, 6.7 इंटू 10⁻11। ठीक है, सॉल्यूशन देखो ध्यान से। आंसर नंबर 31, मंगल का द्रव्यमान कैपिटल एम मान लिया, लिख दिया गया। चंद्रमा का द्रव्यमान स्मॉल एम मान लिया, लिख दिया गया। बीच की दूरी को डी मान लिया, लिख दिया गया। कैपिटल जी का मान दिया, इधर लिख दिया गया। सारी चीज़ें क्वेश्चन में दी हैं, लिख लिया गया। ठीक है, अब बल का फॉर्मूला ध्यान में रखना, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखो कैपिटल जी का मान ये है, लिख लिया गया, गुणे के निशान। कैपिटल एम का मान ये है, लिख दिया गया इधर, गुणे के निशान। स्मॉल एम का मान ये है, लिख दिया गया, बटे पर बटे का निशान आ गया। डी स्क्वायर है, डी की वैल्यू ये है, स्क्वायर का मतलब गुणे का निशान लगाओ, डबल टाइम लिख दो, लिख दिया गया। आगे ध्यान से देखो, सब में 10 के साथ पावर है, देख लो। ठीक है, तो क्या करना है आपको, 6.7 अलग लिखो, 6.42 अलग लिखो, 1.08 अलग लिखो। ठीक है, अब देखो गुणे के निशान 10 लगा दिया गया है, ऊपर की पावर -11 + 23 + 15 लिख दिया गया। नीचे देखो ध्यान से, 1.01 अलग लिखा गया, 1.01 अलग लिखा गया। ये पावर जो है 10⁵ है, ये ऊपर जाएगी माइनस में हो जाएगी, तो -5, ये भी ऊपर आएगी -5, ध्यान रखना। ठीक है, अब जो नंबर बचा है फिर से देख लो, नीचे की जो पावर है ऊपर आके माइनस में हो गई ये दोनों। ठीक है, अब इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दो, इतना आ जाएगा, और नीचे 1.01 इंटू 1.01 का मल्टीप्लाई करोगे, इतना आएगा। अब देखो इंटू 10⁻, इसको सोल्व कर लो, कितना आ रहा है, -11 -5 -5, इसको एक साथ प्लस करना है। ठीक है, कितना आ जाएगा, 21। अब इसका 23, 15 का प्लस अलग कर लो, इसमें से नंबर क्या करना है हमको, माइनस करना है। 21 कितना आ जाएगा, 17। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 10⁻17। आगे इसको सॉल्व करोगे, डिवाइड करोगे, तो आपका आंसर ये आएगा। आगे ये नंबर बढ़ता रहेगा। ठीक है ना, 10⁻17 लिख लिया गया। अब देखो ध्यान से, 45 के बाद पॉइंट है, पॉइंट को अगर हम एक अंक आगे खिसकाएंगे, इधर लाएंगे, तो इधर एक नंबर और बढ़ जाएगा। ठीक है ना, 17 है, कितना हो जाएगा, 18। तो ये 4.55, बाकी के नंबर नहीं लिखते, केवल पॉइंट के बाद 2 नंबर लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर था ही पॉइंट, इतना ही मान के चलो। ठीक है, पॉइंट यहाँ पर आ गया तो 4.55 आ गया। उसके बाद में 10⁻17 की जगह एक प्लस हो जाएगा, 18 हो जाएगा, n यानी न्यूटन में आ जाएगा आपका आंसर, बल। ठीक है, इतना लगेगा। तो ये आपका आंसर नंबर कौन सा हो गया, 31। केवल इसकी वैल्यू रखी गई है, बस कैलकुलेशन ध्यान रखना उसमें। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 32 ए, एक ध्वनि तरंग 346 मीटर पर सेकंड की चाल से गमन करती है। यदि इसकी तरंग दैर्घ्य 1.8 सेंटीमीटर है तो तरंग की आवृत्ति क्या है। पहले एक आंसर देखो, 32 का ए दिया है चाल 346 मीटर पर सेकंड,
तरंग दैर्ध्य 1.8 सेंटीमीटर। तो इसको भी हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। बटे 100 लगा दिया। आवृत्ति क्वेश्चन मार्क निकालना है, तो हमें पता है चाल बराबर तरंग दैर्ध्य गुणे आवृत्ति यानी v इक्वल टू लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी यानी f। इसकी वैल्यू रखो, चाल 346, तरंग दैर्ध्य कितना है आपका 1.8 बटे में 100, ठीक है, गुणे आवृत्ति साथ में लिख दिया गया। आगे देखो, ये गुणे के साथ है, इधर आएगा बटे में हो जाएगा, ठीक है, लेकिन नंबर पलट जाएगा, मतलब कि 346 इधर है और 1.8 बटे में 100 इधर है, इधर आएगा तो ये बनेगा 346 बटे में 1.8 बटे में 100, और फिर उसके बाद में बराबर 346 ये बटे गुणे में चेंज हो जाएगा, ये नंबर पलट जाएगा, मतलब 100 ऊपर हो जाएगा 1.8 नीचे। तो सेम यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया गया, ठीक है ना, यहाँ पर ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये नंबर इधर आएगा, पलट जाएगा। आगे देखो, नीचे देखो, ये पॉइंट में 1.8 इकाई दहाई पर है, तो दशमलव हटाने के लिए नीचे ऊपर 10 से गुणा करेंगे। तो नीचे अगर हम 1.8 में 10 से गुणा करेंगे, ऊपर भी 10 से गुणा करेंगे, तो नीचे 18 आ जाएगा, दशमलव हट जाएगा, ऊपर 10 लगा देंगे साथ में वही, ठीक है ना। तो सेम ये हो गया। अब देखो ध्यान से, टोटल ऊपर का मल्टीप्लाई करना इतना आ जाएगा बटे में 18, और फिर डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 19,222.3। 3 क्यों लिखा गया, ये पॉइंट के बाद ऐसे 2 आता रहेगा, तो हम एक बढ़ाकर लिख सकते हैं, HZ मतलब हर्ट्ज, ये आवृत्ति आ जाएगी, ठीक है। ये एक आंसर है, ठीक है। अगला बी में कह रहा है क्या उपरोक्त ध्वनि श्रव्य है, स्पष्ट कीजिए, मतलब सुन सकते हैं। तो आंसर देखो, बी में लिखेंगे आंसर, हाँ, उपरोक्त ध्वनि श्रव्य है, मतलब सुनने के योग्य है, क्योंकि 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज मतलब 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनि हम सुन सकते हैं, जबकि ये 20,000 से नीचे ही है, 19,222 है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसे सुन सकते हैं, ठीक है। तो ये 32 का ए का आंसर है और ये बी का आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 33, कृषि में लाभ को अधिकतम करने के लिए अपनाए जाने वाले विभिन्न फसल पैटर्न क्या है, किन्हीं 3 पर चर्चा कीजिए। आंसर देखो, आंसर नंबर 33, कृषि में लाभ को अधिकतम करने के लिए अपनाए जाने वाले विभिन्न पैटर्न। पहला है मिश्रित फसल यानी मिश्रित खेती, इसमें 2 या 2 से अधिक फसल को एक साथ उगाते हैं, जैसे गेहूं, चना। दूसरा अंतरा फसलीकरण, इसमें 2 या 2 से अधिक फसल एक साथ एक ही खेत में निर्दिष्ट पैटर्न के हिसाब पर उगाते हैं, जैसे सोयाबीन प्लस मक्का। तीसरा फसल चक्र, खेतों में क्रमवार पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों को उगाना फसल चक्र है, जैसे एक बार धान की खेती करो तो उसके बाद में गेहूं की, ठीक है, ये क्रमवार चक्र कहलाएगा, ठीक है ना, क्रमवार फसल चक्र, ठीक है। अलग अलग फसल, तो 3 के बारे में मेंशन किया था, 3 हो गया, ठीक है। ये आपका आंसर नंबर 33 हो गया, ठीक है। अगला सेक्शन डी, क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित यौगिक के रासायनिक सूत्र लिखिए, इनमें उपस्थित आयन धनायन और ऋणायन भी लिखिए। पहला सोडियम नाइट्रेट, दूसरा अमोनियम सल्फेट, तीसरा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो सबसे पहले इनके सूत्र और इन पर कौन सा आयन है माइनस प्लस वो देख लो, ठीक है, ऋणायन या फिर धनायन। सेक्शन डी आंसर नंबर 34, ए क्या है, सोडियम नाइट्रेट, इसका सूत्र होता है NaNO3। उसके बाद आयन बताना है, तो आयन पर आवेश होते हैं, धनावेश ऋणावेश। तो सोडियम होता है Na, इस पर होता है धनावेश तो प्लस का निशान लगा दो। नाइट्रेट होता है NO3, इस पर होता है ऋणावेश तो माइनस का निशान लगा दो, ठीक है।
तो ये सूत्र हो गया और ये आवेश, ठीक है। बी है अमोनियम सल्फेट, इसका सूत्र होता है NH4 होल ट्वाइस SO4। तो अमोनियम होता है NH4, इस पर धनावेश होता है, प्लस लगा दो। सल्फेट होता है SO4 2, यहाँ लगेगा, इस पर होता है ऋणावेश तो माइनस लगा दो, ठीक है। अगला एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसका सूत्र होता है Al2O3। तो एल्यूमिनियम Al3 होता है, इस पर धनावेश होता है तो धन लगा दो। ऑक्साइड O2 होता है, इस पर ऋणावेश होता है तो माइनस लगा दो, ठीक है। इस प्रकार तो इसमें दो दो चीज़ें पूछी गई थी, एक तो सूत्र, दूसरा आयन। तो इस प्रकार दोनों लिख लोगे अलग अलग ABC, ठीक है। अगला अथवा में क्वेश्चन है A, आयन क्या होते हैं उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो पहले इसका आंसर देखो A का। 34 का अथवा में एक आंसर है। आयन एक परमाणु या परमाणुओं का समूह होता है जिस पर कुछ आवेश धनात्मक या फिर ऋणात्मक अवश्य उपस्थित रहता है, वही होता है आयन। धनावेशित आयन एग्जाम्पल में Na+ होगा, K+ होगा, Ca2+ होगा, Al3+ होगा। ऋणावेशित आयन में Cl- में होगा, H2- में होगा, OH- में होगा, SO4 2- में होगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं। ये आपका 34 का एक आंसर है, ओके। अगला B, स्थिर अनुपात का नियम बताइए। कार्बन डाइऑक्साइड यौगिक में उपस्थित ऑक्सीजन और कार्बन का द्रव्यमान अनुपात क्या है। इसमें भी दो क्वेश्चन किया गया है। तो पहले B का आंसर देखो, ठीक है। तो ये सेकंड का आंसर होगा। स्थिर नियम के अनुसार किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं। ये अनुपात का नियम हो गया। और कह रहा है कि CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड यौगिक में उपस्थित ऑक्सीजन और कार्बन का द्रव्यमान अनुपात 12:32 होता है। इसी को सॉल्ट कर दो, 4 से कट करोगे 4 × 12, फिर 4 × 8 = 32, 3:8 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका सेकंड का आंसर है, ठीक है ना। अगला देखो C, क्वेश्चन कर रहा है परमाणुकता को परिभाषित कीजिए। तो C का आंसर देखो, आंसर थर्ड यानी कि C। संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। चाहे ये याद कर लो या फिर ऐसे लिख लो, एक तत्व के अणु में मौजूद परमाणुओं की संख्या ही परमाणुकता है। तो मैंने दो डेफिनेशन दिए, चाहे इसको लिख लो चाहे इसको, जो सही लगे एक याद कर लो, ओके। तो अथवा में देख लो, अथवा में 34 का अथवा में एक आंसर है, ये B का आंसर है, ये C का आंसर है, ओके। अगला क्वेश्चन नंबर 35। एक प्रयोग के दौरान रीमा ने एक द्रव में कुछ किशमिश रखी। कुछ देर बाद उसने देखा कि किशमिश का आकार बदल गया, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, ये ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर A, उस विलयन की प्रकार क्या हो सकता है जिसमें इन किशमिशों को रखा गया था। इस परिवर्तन का कारण स्पष्ट कीजिए कि ये परिवर्तन क्यों हुआ, किस कारण से, ठीक है। तो पहले एक आंसर देखो, आंसर नंबर 35 का A, किशमिश को जल में डालने पर किशमिश की बाह्य कोशिका परत से होकर बाहर से जल के अणु अंदर प्रवेश करते हैं, जिससे किशमिश फूल जाती है। ऐसा अंतः परासरण के कारण होता है, यानी अंतः परासरण क्रिया यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। तो ये आपका एक आंसर हो गया, ओके। B, क्या होगा यदि हम इन फूली हुई किशमिशों को चीनी के अत्यधिक संतृप्त विलयन में रख दें। अब देखो ध्यान से, ये फूल जाएगा, ऐसा फर्स्ट में नहीं बताया गया, सेकंड में बताया गया। तो क्वेश्चन में ही आंसर बताते हैं कुछ, ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान में रखना। तो B का आंसर देखो, B का आंसर, जब किशमिश को चीनी के घोल में रखा जाता है तो वे
तो वो एक्सोस्मोसिस द्वारा पानी खो देती हैं और सिकुड़ जाती हैं। ऐसा बाह्य परासरण के कारण होता है। मतलब फूलने का कारण अंतः परासरण है और सिकुड़ने का कारण बाह्य परासरण है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। तो आंसर नंबर 35 का ए है और ये बी है। ओके, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन, अथवा पादप कोशिका का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। कोई 6 नामांकन कीजिए, यानी 6 पार्ट को दर्शाना है, 6 भाग लिखने हैं। ठीक है, तो 35 में ए बी और ये अथवा का आंसर देख लो, पादप कोशिका का चित्र। तो ये आंसर नंबर 35 का अथवा है, पादप कोशिका का चित्र। अब इसमें आपको केवल 6 भाग दिखाने हैं, 6 पार्ट दर्शाने हैं। जैसे 6 पार्ट में हरित लवक, राइबोसोम, कोशिका द्रव्य, चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका, लाइसोसोम, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका भित्ति, प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रीय झिल्ली, इसी प्रकार कोई 6। लेकिन अभी आपको प्रैक्टिस करना है तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, अगर क्लीन न दिख रहा हो तो अपनी बुक का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार इसको आपको ड्रॉ करना है और नामांकित करना है। ये आपका आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा? आंसर नंबर, ये आपका आंसर नंबर 35 का अथवा हो जाएगा। ठीक है, 35 का अथवा। अगला क्वेश्चन नंबर 36, कारण बताइए। पहला, रुकी बस के तेज़ गति से चलने पर यात्री किस दिशा में धक्का महसूस करते हैं या गिरते हैं? तो फर्स्ट का आंसर देखो, 36 का ए। आंसर नंबर 36 का ए, रुकी बस के तेज गति से चलने पर यात्री पीछे की ओर धक्का महसूस करते हैं या गिरते हैं। ऐसा विराम जड़त्व के कारण होता है। ऐसा विराम जड़त्व के कारण होता है। तो रीज़न भी मैंने लिख दिया। ठीक है ना, ये आपका आंसर नंबर 36 का ए है। ओके, अगला सेकंड क्वेश्चन, बी, एक फील्डर कैच यानी गेंद लपकते समय यानी पकड़ते समय गेंद के साथ धीरे धीरे अपना हाथ नीचे या पीछे खींचता है, क्यों? कारण क्या है कि जब कोई खिलाड़ी कैच पकड़ता है तो गेंद के साथ साथ अपने हाथ को भी नीचे या पीछे की तरफ खींचता है। क्या रीज़न है इसका? तो आंसर देखो, बी का सॉल्यूशन, क्रिकेट का खिलाड़ी गेंद को लपकते समय अपने हाथ गेंद के साथ पीछे को खींचता है, क्योंकि ऐसा करने में गेंद को विराम में आने तक पर्याप्त समय मिल जाता है। इससे गेंद के संवेग की परिवर्तन की दर कम हो जाती है और हाथों पर लगने वाला बल घट जाता है। फलस्वरूप चोट लगने की संभावना कम हो जाती है। ये इसका रीज़न है, बी का आंसर है। ओके, अगला सी, समान वेग से गतिमान एक ट्रक और एक कार के बीच किसका संवेग अधिक होगा? ठीक है, सी का आंसर देखो, आंसर सी, समान वेग से गतिमान एक ट्रक और कार के बीच ट्रक का संवेग अधिक होगा, क्योंकि ट्रक का द्रव्यमान अधिक होता है। यानी ट्रक का जब द्रव्यमान अधिक होगा तो संवेग अपने आप अधिक होगा। तो ये इसका आंसर है। ओके, तो फिर से देख लो, ये 36 का ए, ये 36 का बी और ये 36 का सी। अगला क्वेश्चन नंबर 37, ध्यान से देखना। मिश्रण एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है, जिसे पदार्थ कहते हैं। अवयवों की प्रकृति के अनुसार विभिन्न प्रकार के मिश्रणों का निर्माण होता है। अवयवों की प्रकृति के आधार पर मिश्रण कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे समांगी मिश्रण या फिर विषमांगी मिश्रण। अब क्वेश्चन नंबर 1 इसमें कह रहा है कि एक छात्र ने परख नली में 50 मिलीलीटर पानी में अंडे के सफ़ेद भाग की कुछ बूंदें मिलाई। इससे परख नली में किस प्रकार का मिश्रण निर्मित होगा? यानी जो परख नली है उसमें अंडे के सफ़ेद भाग और पानी की जो मात्रा मिलाकर पेस्ट बनाया जा रहा है, उसमें किस प्रकार का मिश्रण होगा? तो आंसर देखो फर्स्ट का, आंसर नंबर 37 का फर्स्ट, 50
ml यानी कि मिलीलीटर पानी में अंडे के सफ़ेद भाग की कुछ बूंदों को मिलाने पर विषमांगी मिश्रण निर्मित होगा। ठीक है, विषमांगी मिश्रण बनेगा। ये फर्स्ट का आंसर है। अगला इसी में सेकंड, निम्नलिखित को मिश्रण और यौगिक में वर्गीकृत कीजिए। रक्त क्या है? मिश्रण। मिट्टी क्या है? मिश्रण। हवा क्या है? मिश्रण। दूध क्या है? मिश्रण। पानी क्या है? यौगिक। नमक क्या है? यौगिक। तो इसका आंसर देख लो। 37 का सेकंड, मिश्रण में रक्त है, मिट्टी है, वायु है, दूध है। यौगिक में नमक और पानी है। ठीक है, ऐसे आप पार्टीशन बना के लिख लेना। ये सब मिश्रण है और ये यौगिक है। ओके, अगला 37 का थर्ड, आप निलंबन मिश्रण किस प्रकार तैयार करेंगे? आंसर देखो। 37 का आंसर नंबर थर्ड, निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। हम रेत और पानी के मिश्रण में निलंबन तैयार करेंगे, क्योंकि रेत और पानी का मिश्रण एक निलंबन तैयार करता है, जो कि एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें ठोस कण बिना घुले पूरे तरल में फैल जाते हैं। निलंबन के कण कुछ समय बाद यानी पश्चात नीचे बैठ जाते हैं। इन कणों को आसानी से देखा भी जा सकता है। ये आपको थर्ड में लिखना है। अगला देखो 37 का अथवा, थर्ड में अथवा, मोमबत्ती का जलना भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तनों का उदाहरण है। समझाइए। आंसर देखो। 37 का अथवा, जो थर्ड का अथवा था वो है ये। ठीक है, देखो ध्यान से। मोमबत्ती का जलना भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन तब होता है जब मोमबत्ती का मोम पिघल जाता है और वह अपना आकार खो देता है, तब भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। रासायनिक परिवर्तन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन करने के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति में ईंधन का दहन है। तो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के उत्पादन के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो ईंधन का दहन है वो रासायनिक परिवर्तन बना। और भौतिक परिवर्तन, मोमबत्ती का मोम जो होती है पिघल जाती है ना, तो उसका जो आकार खो जाता है वो भौतिक हुआ। ठीक है, तो दोनों कंडीशन यहाँ पर मेंशन की गई है। तो फिर से देख लो एक बार आप। 37 में फर्स्ट का आंसर, सेकंड का आंसर, थर्ड का आंसर, और अथवा में जो थर्ड दिया गया था ये अथवा में थर्ड का आंसर है। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, ध्यान से देखना। एक खेल प्रतियोगिता के दौरान एक एथलीट बहुत तेज़ दौड़ता है और दौड़ जीत भी जाता है, लेकिन फिनिशिंग लाइन पार करने के ठीक बाद उसके साथ दुर्घटना हो जाती है। मेडिकल जांच में पता चला कि उसके पैर की हड्डी टूट गई है और लिगामेंट यानी स्नायु फट गया है। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, लिगामेंट यानी स्नायु किसे कहते हैं? तो फर्स्ट का आंसर देखो पहले। आंसर नंबर 38 का फर्स्ट, लिगामेंट जिसको हम बोलते हैं स्नायु, एक रेशेदार संयोजी ऊतक है जो हड्डियों को अन्य हड्डियों से जोड़ता है। ये 38 के फर्स्ट का आंसर है। ठीक है, अगला सेकंड क्वेश्चन, मांसपेशियां अस्थियों से कैसे जुड़ी होती हैं? मांसपेशियां अस्थियों से कैसे जुड़ी होती हैं? इसका आंसर देखो। 38 का सेकंड का आंसर, कंडरा सफ़ेद तंतुई संयोजी ऊतक के कॉर्ड होते हैं जो मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ते हैं। तो इसी के कारण, कंडरा के कारण मांसपेशियां जो हैं अस्थियों से जुड़ी होती हैं। ठीक है, ये सेकंड का आंसर हो गया। अगला थर्ड क्वेश्चन, क्या अस्थि एक संयोजी ऊतक है? इसकी संरचना के आधार पर उत्तर दीजिए। क्या अस्थि एक संयोजी ऊतक है? इसकी संरचना के आधार पर उत्तर देना है। आंसर देखो। आंसर थर्ड, हाँ, अस्थि संयोजी ऊतक का एक उदाहरण है। यह पंजर का निर्माण करके शरीर को आकार प्रदान करती है। ये मांसपेशियों को सहारा देती है और शरीर के मुख्य अंगों को भी सहारा देती है। ये ऊतक कठोर और मजबूत होता है। ठीक है,
ये आंसर थर्ड हो गया। ठीक है, अगला आंसर नंबर थर्ड में अथवा उस ऊतक का नाम बताइए जो अस्थियों के शीर्ष पर स्थित होते हैं और उनकी घिसने और टूटने से रक्षा करते हैं। ये ऊतक नाक और बाहरी कान में भी मौजूद होता है। इसकी दो विशेषताएं बताइए। ठीक है, आंसर देखो। आंसर नंबर 38 का अथवा उस ऊतक का नाम कार्टिलेज यानी कि उपास्थि हिंदी में बोलते हैं, ये इंग्लिश वर्ड है जो अस्थियों के शीर्ष पर स्थित होता है और उनकी घिसने और टूटने में रक्षा करता है। ये ऊतक नाक और बाहरी कान में भी मौजूद होता है। फिर विशेषताएं लिखनी है, तो विशेषताएं हेडिंग में पहली, कार्टिलेज यानी कि उपास्थि एक लचीला संयोजी ऊतक है। दूसरा, ये हमारे शरीर के ऊतकों को मजबूत बनाने का कार्य करता है। तीसरा, यह अस्थियों के जोड़ों को चिकना बनाता है। तो मैंने 3 विशेषताएं लिखा है, आप कोई 2 लिख लेना या तीनों याद कर लेना। ठीक है, तो फिर से देखो, ये 38 में फर्स्ट का आंसर है, सेकंड का आंसर है। ठीक है, ये 38 में थर्ड का आंसर है और 38 में थर्ड का जो अथवा था ना, ये उसका आंसर है। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन नंबर 39 और ये लास्ट है। ऊर्जा के विभिन्न प्रकार को एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित कर सकते हैं ताकि परिवर्तन के दौरान या बाद में एक प्रणाली की कुल ऊर्जा समान रहे। किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान इसकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। अब क्वेश्चन है, एक छात्र ने 20 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को 4 मीटर की ऊंचाई से गिराया और ऊर्जा रूपांतरण को नीचे दिखाया गया है सारणी में। ठीक है ना, जी का मान है 10। तो यहाँ पर हमको ये समझना है और क्वेश्चन यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन, उपरोक्त स्थिति में ऊर्जा रूपांतरण लिखिए, यानी कौन सी ऊर्जा का किस ऊर्जा में रूपांतरण हो रहा है। तो साफ साफ बताया जा रहा है कि स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में। ठीक है, तो पहले फर्स्ट का सॉल्यूशन देखो, फर्स्ट का तो आंसर नंबर 39 का फर्स्ट, इसमें लिखोगे स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में रूपांतरण हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट का आंसर हो गया। अगला सेकंड क्वेश्चन, उपरोक्त स्थिति में वस्तु की गतिज ऊर्जा न्यूनतम और अधिकतम कब होगी। तो देखो, गतिज ऊर्जा, ये गतिज ऊर्जा है। न्यूनतम यानी 0 सबसे कम कब है, जब 4 मीटर की ऊंचाई पर वस्तु स्थित है। और अधिकतम कब है, ये है 800, कब है, मैदान पर पहुंचने से पहले। ठीक है, तो लिखेंगे हम गतिज ऊर्जा जो है 4 मीटर की ऊंचाई पर न्यूनतम है और मैदान पर पहुंचने से पहले अधिकतम है। ठीक है, 800 है। तो आंसर देखो, सेकंड का आंसर, उपरोक्त स्थिति में वस्तु की गतिज ऊर्जा 4 मीटर पर न्यूनतम होगी और मैदान पर पहुंचने से पहले अधिकतम होगी। ये सेकंड का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन थर्ड, ए से डी तक के मानों की गणना करके उपरोक्त तालिका को पूरा कीजिए। ये देखो, ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। ठीक है, देखो, एम दिया है 20 किलोग्राम, एच दिया है 4 मीटर, जी दिया है 10। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम स्थितिज ऊर्जा निकालें, फॉर्मूला एम जी एच से, एम का मान रखो 20, जी का मान 10, एच कितना है 4, बराबर कितना आ गया 800 जूल। ठीक है, तो यहाँ पर 800 जूल दिया है। क्लियर। अगर हम गतिज ऊर्जा निकालें तो फॉर्मूला होता है 1/2 एम वी स्क्वायर, तो 1/2 सेम, एम पता है 20, वी यहाँ पर 0 होगा, टोटल कितना आ गया 0, तो यहाँ पर 0 भी दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर 0 दिया है और टोटल यहाँ पर बता रहा है कि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा
जोड़ने पर कितना हो रहा है, टोटल 800 आ रहा है। तो एग्जाम्पल समझो दूसरे तरीके से, 800 ये है, 0 ये है, टोटल दोनों को मिला गया कितना हो गया 800। तो सेम इसी पैटर्न पर निकाल लो। अगला देखो, 3 मीटर पर 600 ये दिया है और टोटल दिया 800, तो इन दोनों का हिसाब बराबर होगा। 800 में से 600 घटाओ कितना आ रहा है 200, तो ये आ गया 200। समझ गए। अगला यहाँ पर देखो, बी का पता नहीं है तो कोई बात नहीं, MGH फॉर्मूला होता है, MGH। M आपको 20 रखना है, G 10 रखना है, H क्वेश्चन में दिया है कितना 2, गुणा कर लो कितना आ गया 400, तो यहाँ आ जाएगा 400 जूल। ठीक है, तो यहाँ पर हम रखेंगे 400 जूल और 400 ये 400 टोटल होगा, ये कितना हो जाएगा 800। ठीक है, एक पे 200 दिया है, 800 दिया है, तो 800 में से 200 घटा दो कितना आ जाएगा ये 600, डी पर आ जाएगा 600। ठीक है, तो इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कितना आएगा 200। ठीक है, ए पर 200, बी पर 400, सी पर 800 और डी पर 600। तो एक बार देख लो सॉल्यूशन कैसे लिखोगे, मैं लिख रखा हूँ। आंसर थर्ड ऐसे लिख लेना। ठीक है, ए पर 200 फिल करना है, बी पर 400, सी पर 800, डी पर 600 और टोटल कर लेना। देखो 800 जीरो मिलाएंगे तो 800 ही होगा, 600 में 200 मिलेगा 800 ही होगा, 400 400 800 ही होगा, 200 600 800 ही होगा, जीरो में 800 मिलेंगे 800 होगा। मतलब कि दोनों ऊर्जा स्थितिज और गतिज को मिलाकर उतना ही निकलेगा, ये दोनों इनके योग के बराबर आएंगे। ठीक है, ध्यान रखना। तो ए बी सी डी ऐसे फिल कर लो। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, अथवा वाला क्वेश्चन, थर्ड का अथवा। उपरोक्त वस्तु की 6 मीटर की ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा क्या होगी 6 मीटर की ऊंचाई पर। तो देखो ध्यान से, एम आपका सेम है, कितना है 20, एच दे दिया कितना 6 मीटर। ठीक है, जी का मान आपको पता है कितना 10, और यहाँ पर 6 मीटर के हिसाब से वी आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो देख लो कैसे हम सॉल्व करेंगे इसको। दोनों चीज़ें निकालना है, स्थितिज और गतिज ऊर्जा। आंसर देखो, थर्ड का अथवा एम दिया है, जी दिया है, एच दिया है, तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला MGH, एम पर 20, जी पर 10, एच पर 6, गुणा करो कितना आ गया 1200 जूल। ठीक है, अब गतिज ऊर्जा फॉर्मूला 1/2 mv², तो यहाँ पर वेग 0 होगा क्योंकि 6 से छोड़ा जा रहा है ना उसको, 6 मीटर की ऊंचाई से, तो 1/2 m पर 20 पता है आपको, v कितना हो जाएगा 0 डबल टाइम स्क्वायर है। ठीक है, और टोटल जब इसकी वैल्यू रखकर मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो स्थितिज ऊर्जा 1200 जूल होगी और गतिज ऊर्जा 0 होगी। ठीक है, ये अथवा का आंसर है। क्लियर है, कहीं पर डाउट होगा तो तुरंत बताना। अगला, तो टोटल इतना ही था। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ।